हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। अब 25 अप्रैल 2025 से काल सर्प योग बनने जा रहा है और ये 25 अप्रैल से लेके 23 जुलाई 2025 तक रहेगा, जो कि 18 मई 2025 को राहु का केतु का परिवर्तन होगा। तो उसके बाद कुछ अलग प्रभाव होंगे। क्या, कैसे, कौन से काल सर्प योग बनने जा रहा है वृषभ के अनुसार, यानी कि वृषभ राशि लग्न वालों के अनुसार, और क्या प्रभाव होगा ये हम जानेंगे। ये प्रिय दर्शकों आपके धन आय भाव यानी कि एकादश भाव में बनने जा रहा है, जिसे कि देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि राहु इस समय आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, विष नामक काल सर्प योग होता है, जो कि इसे विषधर या विष नामक कहा जाता है। तो विषधर नामक ये जो योग बनने जा रहा है, क्योंकि काल सर्प योग जो बनते हैं ये 12 तरह के होते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि 12 तरह के, वैसे तो आपने खाली काल सर्प शायद सुना हो, या आप डिटेल में गए होंगे तो आपको 12 तरह के अलग अलग अनंत आदि अलग अलग योग काल सर्प योग देखने को मिलेंगे, जिसमें विषधर नामक योग है काल सर्प योग। परंतु यदि इसमें और थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे ना, तो इसमें 144 तरह के काल सर्प योगों के प्रभाव देखने को मिलेंगे। और भी डीप में जाएं तो और भी डिटेल में आप जा सकते हैं। ये कैसे बन रहा, क्यों बन रहा, वो हम जानेंगे। परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। और जब आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जुड़ें और भी लोगों को जोड़ें, जिससे इसका बेनिफिट और भी लोग ले सकें और फ्री में कुंडली विश्लेषण आप करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए हम चर्चा करते हैं इस काल सर्प योग की। यहाँ पर कुछ भ्रम की स्थितियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसे डिटेल में समझना बेहद आवश्यक है। थोड़ा समय लग सकता है, परंतु यदि डिटेल में समझेंगे तो कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे मैंने कहा कि आपके आय भाव में गोचर कर रहे समय राहु, मीन राशि में है राहु। मीन राशि में राहु, शनि भी हैं और शुक्र बुध अन्य ग्रह भी हैं। तो इसमें फिर स्थिति ये हो जाती है कि फिर काल सर्प योग कैसे बनेगा, क्योंकि एक साथ ही सभी ग्रह यहाँ पर है मीन पर, क्योंकि केतु की तरफ कोई समस्या नहीं है, परंतु राहु की तरफ ये समस्या थोड़ी देखने को मिलने वाली है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन मीन में किया है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ये प्रवेश कर चुके हैं। परंतु उससे पहले ही 16 मार्च को ही राहु ने पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर चुके थे। परंतु इसमें और थोड़ा डीप में जब जाएंगे प्रिय दर्शकों, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि कला, विकला, अंश, चरण और फिर नक्षत्र में हम आते हैं, और फिर राशि, और फिर पूरा भचक्र। तो जब आप विकला कला में जाएंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इस चीज़ को ये समझना होगा कि शनिदेव कुंभ से मीन की ओर आए हैं, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। और राहु को आप जानते हैं उल्टा ही चलते हैं,
है ना, हमेशा वक्री रहते हैं, मार्गी होते नहीं। तो ये वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो वक्र अवस्था में ये कैसे चल रहे हैं, ये मीन से कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरह ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि राहु मीन से कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। तो जब आप अंश वाइज विकला कला वाइज देखेंगे तो ये आपको तब क्लियर होगा कि राहु और केतु एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से राहु कुंभ की तरफ आ चुके हैं। कुंभ में अभी नहीं आए, 18 मई को आएंगे, परंतु जब विकला वाइज देखेंगे, अंश वाइज देखेंगे, चरण वाइज, तो ये चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये योग जो बन रहा है, तो नॉर्मली जब आप मोटे रूप में देखेंगे तो कई सारे ग्रह यहाँ पर मीन पर ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगेगा कि फिर कालसर्प ये नहीं बन रहा है। परंतु जब आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और भी थोड़ा आगे चल के कन्फ्यूज करेगी, जिसे हम अभी समझ लेते हैं कि 18 मई को जब परिवर्तन होगा राहु केतु का, उसके बाद मंगल का परिवर्तन होगा सिंह पर। तो जब मंगल आएंगे, मंगल सिंह में आएंगे, सिंह में आने के बाद ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आएंगे, और केतु भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 20 जुलाई को आएंगे। और फिर ये एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे, यानी कि 23 जुलाई को ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, जिसकी वजह से 23 जुलाई को ये योग फिर पूर्ण हो जाएगा। तो यदि आप थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये समझ में आएगा कि हाँ, ये योग बनने जा रहा है। चलिए, हमने समझ लिया कि ये योग बन रहा है, क्या कैसी स्थितियाँ हैं। अब हम ये समझते हैं कि इस योग का प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है। एक चीज़ मैंने जो बताई, इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि 18 मई को जब इनका परिवर्तन होगा राहु केतु का, तो फिर आगे चल के इनके प्रभाव भी ये बना रहेगा कालसर्प योग, परंतु इसके प्रभाव में परिवर्तन होगा। तो अभी क्या कैसा फल देंगे ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस समय आपको अपने आय को लेकर विशेष सतर्क रहना चाहिए। फाइनेंस को लेके, चाहे किसी को पैसा आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, या किसी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको पैसे को लेकर सतर्क रहना चाहिए। और इसके अलावा आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी तरह धन अर्जित करते हैं, यानी पैसा कमाते किस तरह, जो भी आपका तरीका हो, तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। तो आपको पहले से फाइनेंशियली प्लानिंग अच्छी करनी होगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों कि यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, कोई भी कालसर्प योग बना हुआ हो, या विषधर नामक ही कालसर्प योग बना है, और केतु राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, ऐसी स्थिति में अच्छे फल देने वाले नहीं है यदि आपकी कुंडली में, और उनकी दशा या महादशा या अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जो भी चल रही हो, यदि इन स्थितियों को आप अपनी कुंडली में देख पा रहे हैं, तो फिर आपको और भी ज़्यादा प्रभाव इनके देखने को मिल सकते हैं। यानी कि उनके साथ ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कि ये फल मिलेगा, तो उनके साथ ये फल और भी ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, या मिलने की संभावनाएं उनको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से समय मैनेज करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम इस समय आ सकते हैं। और यदि कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी काम करने की आप प्लानिंग में हैं कि मुझे 25 अप्रैल और 23 जुलाई के बीच में करना है, तो आपको अपने प्लान को बहुत इम्प्रूव करना होगा। साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि छोटी सी गलती आपके प्लान में रुकावटें पैदा कर सकती है, आपका जो ड्रीम है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा
जो लव पार्टनर हैं उनके जीवन में इस समय कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े, यानी कि आपके लव लाइफ में अड़चने बाधाएं आने वाली हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। विद्यार्थियों का मन इस समय भ्रम की स्थिति में रहेगा और स्कूलिंग का ये दौर होता है, प्रारंभिक दौर होता है, तो थोड़ा सा भ्रम की स्थितियाँ विशेष रूप से पैदा होंगी। तो इसलिए आपको विद्यार्थियों को भी सतर्क रहना चाहिए। और साथ में जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो इस समय बहुत सतर्कता के साथ आपको शेयर मार्केट में कुछ भी करना है तो करिएगा, क्योंकि इस समय ये जो ग्रह स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा सकती है। और जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी सतर्कता रखना, या जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हों उन्हें भी बहुत सतर्कता रखनी चाहिए, अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए। परंतु एक चीज़ यहाँ पर कुछ ग्रह स्थितियाँ होती हैं जो कि अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव देते हैं, जिसमें से राहु जब एकादश भाव में होते हैं तो बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ और भी है, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में हुए तो फिर इसका बेनिफिट आपको उल्टा मिलेगा। उल्टा का मतलब ये कि फाइनेंशियली बहुत बड़ा गेन हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली को जरूर एक बार विश्लेषण करवाइए, या तो खुद करिए कि अब कैसी क्या स्थिति आपकी कुंडली में है, आपकी कुंडली में क्या काल सर्प योग है, आपकी क्या दशा राहु केतु की चल रही है, या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या कैसी ग्रह स्थिति है। इस चीज़ को जरूर समझने की कोशिश करिए। और कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही आप निर्णय लीजिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, तो उपाय के रूप में एक ही सरल और सबसे प्रभावी उपाय है भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव की आराधना जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं तो करिए, पूजन करिए, अभिषेक करिए, मंत्र जप करिए, स्तोत्र पाठ करिए, जो भी आप कर सकते हैं तो आप करिए। जैसे ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। यानी कि शिव सेवा जितनी ज़्यादा आप करेंगे, भगवान भोलेनाथ की सेवा जितनी ज़्यादा आप करेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा, उतने ही अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो ये आप उपाय करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।